कुछ कॉजेज हम प्लेसेंटा में देखेंगे, कुछ कॉजेज को यूट्रस में देखेंगे और कुछ डिफरेंट किस्म के हैं, मतलब उनकी एक आप कह लें उनको हम अदर्स की कैटेगरी में डालेंगे। ये प्रीमैच्योर बच्चे को अगर देखें तो इसका सबक्यूटेनियस फैट कम होने की वजह से इसका लुक ऐसे होता है जैसे एक बूढ़ा सा इंसान है, तो ये जैसे रिंकलिंग होती, तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसके फोरहेड पे रिंकल्स हैं, तो ही लुक्स लाइक द अपीयरेंस ऑफ एन ओल्ड मैन, यू नो। तो यहाँ पे हम प्रीमैच्योर डिलीवरी की जो डेफिनेशन है वो हम कर चुके हैं, लेसन 37 वीक्स आई नीड टू से। उसके बाद फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो टर्म से पहले पैदा हुआ तो वो प्री टर्म है, अगर वो टर्म पे है लेकिन उसकी यूट्रस के अंदर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, IUGR का केस है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, वो अलग मसला है। अगर वो पूरे टर्म पे होने के बावजूद उस वेट पे नहीं है जो एक नॉर्मल बर्थ वेट है जो कि 2.5 kg तक कंसीडर किया जाता है, अगर वो उससे कम है तो हम उसको स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी बोलते हैं। अच्छा, इसमें हम वो कॉजेज की बात कर रहे थे, तो कॉजेज में सबसे पहले हमने मदर को देखना है। मदर में जो कॉजेज हम असेस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि मेडिकल कंडीशंस हैं और कुछ सर्जिकल कंडीशंस हैं। अगर हम मेडिकल कंडीशंस को देखें तो सबसे पहले आती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है अगर उसके साथ प्रोटीन यूरिया और एडिमा भी एसोसिएटेड है तो वो प्री एक्लैम्सिया कहलाएगा। ये प्री टर्म लेबर की तरफ लेके जा सकता है, इसलिए प्री एक्लैम्सिया को डिटेक्ट भी करना है और ट्रीट भी करना है। लेकिन अगर वो हमारे से कहीं भी किसी भी जगह में प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं हो पा रहा तो सब्सिक्वेंटली व्हाट विल हैपन, इट विल प्रोग्रेस टू एक्लैम्सिया, एंड एक्लैम्सिया इज अगेन दीज 3 सिम्टम्स, प्रोटीन यूरिया, एडिमा एंड हाइपरटेंशन अलोंग विद फिट्स। जब उसको फिट्स पड़ने शुरू हो जाए या खुदा न खास्ता वो कॉमा की तरफ चली जाए तो उसमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें उस प्री एक्लैम्सिया को एक्लैम्सिया में जाने से रोकना है और उसको डिटेक्ट करना है इन टाइम टू हैव अ बेटर आउटकम। Second cause, diabetes mellitus. If the patient is diabetic, she can go for premature delivery because diabetes में ऐसे बहुत सारे factors हैं जो preterm delivery cause कर सकते हैं. For example, polyhydramnios is very common in diabetes. वो patient के water bag में इतना ज़्यादा वो baby के इर्द-गिर्द पानी होता है, polyhydramnios की state होती है कि वो uterus बहुत stretch कर रहा है। अब uterus की जो ability है वो 9 month तक progress करने की normally है, उसके बियॉन्ड वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी और प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी। नॉर्मल जो वॉल्यूम है लाइकर का वो 500 से 1000 तक है, बट इफ इट इज बियॉन्ड 1000 cc इट मींस इट्स पॉलीहाइड्रामिनस एंड द मेन कॉज इज डायबिटीज मेलाइटस। फिर इसके अलावा जो मदर में हम चीज देख सकते हैं वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्योंकि ये इन्फेक्शंस भी ब्लड में बैक्टीरिया है, वो किडनी में जाता है, किडनी में स्कारिंग काज करता है और जो मेन फंक्शन है किडनी का बेसिकली फिल्ट्रेशन फंक्शन है वो उसको हैम्पर करता है। इसके अलावा फिर सब्सिक्वेंट देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन हैपन। सो इसके अलावा अगर पेशेंट को एक्यूट फीवर है या एक्यूट डायरिया है तो वो भी उसको प्रीटर्म लेबर की तरफ लेके जा सकता है। इनकी हमने हिस्ट्री मदर में लेनी है और उसको ट्रीट करना है। इसके अलावा कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो कि पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर पेशेंट प्राइमरी ग्रेविडा नहीं है, मल्टी ग्रेविडा है, तो इसका मतलब है कि उसमें पहले से डिलीवरीज हो चुकी है। उसमें कौन सी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछनी चाहिए, वो है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अगर उसने खुद कोई अपना अबॉर्शन इंड्यूस करवाया, या हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, अगर उसके मेम्ब्रेन्स रप्चर कर गए थे तो फिर इस बात का चांस होगा कि दिस प्रेगनेंसी कैन एंड अप इन अ प्रीटर्म वे, सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। उसके अलावा फिर हमें एक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो मल्टी है और उसके पहले बेबीज हो चुके हैं और वो बेबीज हमेशा ऐसे ही होते हैं कि जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है वो लेबर में जाती है, बेबी हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसकी हिस्ट्री है, उसमें ये थोड़ी सी प्री टर्म की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है और वो उसी टाइम पे ही ये बेबी भी उसका डिलीवर होगा। वरना कुछ लोग जो 9 मंथ्स कंप्लीट करते हैं दे ऑलमोस्ट ऑलवेज कंप्लीट द 9 मंथ्स, तो उनमें ये प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट हिस्ट्री को कहीं ना कहीं उसको उसकी रेलेवेंस जो है वो होती है। अच्छा, ये पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री जो प्रेग्नेंट मदर की है ये हमने ली और इसमें हमें काफ़ी सारे कॉजेज मिल भी जाते हैं। देयर आफ्टर वी कम टू द फीटस। अब फीटस में अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले तो कंजेनिटल एनैमलीज हैं बच्चे की। देयर आर सो
टाइप्स ऑफ कंजेनिटल एनामलीज, उसमें वो पिक्चर लगाई थी आपने, ये केस हमारे पास हुआ था। दिस इज अ केस ऑफ, इसमें ये पिक्चर इधर तो नहीं आ रही, इधर चलें। 12 ये यहाँ पे एक बेबी नजर आ रहा है, इसमें दोनों बाजू भी नहीं है, दोनों टांगे भी नहीं है, टेट्रा एनीमिया, एंड द फेशियल्स दे आर टिपिकल ऑफ द रॉबर्ट सिंड्रोम, एंड दिस इज अ हेरिडिटरी स्टेट इन विच द इनहेरिटेंस डज कम्स इनटू प्ले। इसमें ये था कि कजन मैरिज थी और उनका ये तकरीबन कोई दूसरा तीसरा बेबी था जो इस तरह एबनॉर्मेलिटी के साथ आ रहा था और उसकी डेथ हो गई। हाँ, ये वैसे बड़ी टिपिकल पिक्चर है। और ये इरम, ये केस आपके पास हुआ था, याद है ना आपको? जब हमने ये बेबी सिजेरियन से आउट किया तो हमें पता नहीं चला इसको पकड़ेंगे कहाँ से, वैसे हम टांगे खींचते हैं, तो ये मैं कुछ खींचने के पास मिली नहीं। सो जस्ट यू नो, बाद में जब इसकी सारी वो हमने डिटेल पता की तो इट वाज फाउंड दैट रॉबर्ट सिंड्रोम इज वन ऑफ द कंजेनिटल एनामली दैट डजंट सर्वाइव बिकॉज़ इट्स अ, ये काफी मेजर किस्म की एनामली है। इसके अलावा माजिद भाई बेहतर जानते हैं, ट्राइसोमीज हैं 3 किस्म की, 21, 18 और 30। इसके अलावा अगर आईयूडी है तो आईयूडी भी प्रीटर्म लेबर की वजह बन सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो हम अक्सर देखते भी रहते हैं वो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज। इफ देयर आर ट्विंस, इफ दे आर ट्रिपलेट्स, इफ दे आर क्वाड्रप्लेट्स। इसकी वजह आजकल जो असिस्टेड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्लोमिफेन सिट्रेट जैसी दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल और उनका फ्रैंक इस्तेमाल। तो समटाइम्स मतलब मुझे याद है कि मैंने कम से कम लास्ट ईयर 3 ट्रिपलेट्स जो हैं वो डिलीवर करवाए थे और वो रिजल्ट थे क्लोमिफेन सिट्रेट। उसमें हमने जो मेडिसिन मेनली यही यूज़ करवाई थी। तो ये जो आजकल असिस्टेड मेथड्स हैं, IUI, IVF एंड दिस ऑल दिस थिंग्स व्हिच इंड्यूस द ओव्यूलेशन, जिससे वो ओव्यूलेशन को बड़ा फ्रैंकली इंड्यूस कर रहे हैं, उसमें ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांस बहुत ज़्यादा है। अब यूट्रस डिज़ाइन हुआ है एक बेबी को रखने के लिए, वो उसका रूम है, अगर उसमें उसका दूसरा रूममेट आ जाए, फिर तीसरा रूममेट आ जाए, वो तो आ जाए, वो कहेगा जस्ट गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, तो वो तो वहाँ ज़्यादा देर रहना पसंद ही नहीं करेगा। रिजल्ट इज प्रीटर्म। तो इसके अलावा अगर हम देखें फीटस के कॉजेज मेनली यही हैं। तो ये पिक्चर अब अच्छी नज़र आ रही है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर यूट्राइन कॉजेज हैं। यूट्राइन कॉजेज में दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पीछे एक पिक्चर है, ये भी हमारा अपना ही केस था। ये बायकार्बोनेट यूट्रस की एक बड़ी टिपिकल पिक्चर है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इन वन कार्बो द बेबी स्टेज एंड द रेस्ट वन स्टेज एम्प्टी। अब एक में तो वो है, दूसरा वो फिर वो ग्रोथ उसको उस तरह तो नहीं मिलेगी, तो वो दूसरे पार्ट में तो जा ही नहीं सकता, सेपरेशन है इनकी, इंडिया पाकिस्तान वाला हिसाब, तो वो नहीं दूसरे हिस्से में जा सकता है, उसको NOC नहीं है उसके पास। तो रिजल्टेंटली अब ये स्मॉल स्पेस है तो ये कितनी सारी फैल जाएगी, तो जाहिर है उसका रिजल्ट प्रीमेच्योर बेबी है। एंड देन देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन एंड दैट इज अबाउट द सर्विक्स। अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में क्या होता है कि सर्विक्स जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसमें इतनी पावर ही नहीं है कि वो एक ग्रोइंग बेबी, एक ग्रोइंग फीटस के वेट को सपोर्ट कर सके। तो जैसे ही उसको बच्चे का वजन सहारना पड़ता है वो हैंड्स अप हो जाता है, वो खुल जाता है, एंड ही दैट सर्विस गिव्स वे टू द बेबी। वो कहता है कि मैं तो आपको नहीं उठा सकता, आप तशरीफ ले, तो वो निकल आता है बाहर बेचारा। तो इसलिए सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस जो है वो एक बहुत बड़ी रीजन है प्री टर्म डिलीवरी की। ये हमने सारी बातें हिस्ट्री में रूल आउट करनी है, लेकिन इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है। पुराने टाइम्स में ये था कि बहुत से तरीके थे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को जज करने की। आप हेगर डायलेटर यूज करते थे, टीवी वगैरह कर लिया करते थे, और तरीके थे। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट मॉडर्न तरीका चल रहा है वो सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो यही है कि आप एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे आप एक इंटरनल स्कैन करें और इंटरनल स्कैन से आप सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को जज करें। और अगर आपको ये लगता है कि ये इनकॉम्पिटेंस है तो आप उसको ट्रीट करें, बजाय इसके कि फीटस अपना वेट गेन करे और उसके बाद वो एक्सपेल हो जाए। तो ये आपने पहले असेस करना है। इसी तरह 22 वीक्स से लेके 24 वीक्स तक, अराउंड अबाउट 6 मंथ्स पे आप सर्विक्स को एक दफ़ा रीअसेस दोबारा भी करेंगे। इफ द लेंथ ऑफ द सर्विक्स इज प्रॉपर, इसका मतलब है वो उसकी लंबाई कायम है, तो इसका मतलब है वो बेबी को होल्ड करेगा। लेकिन अगर वो टेकन अप हो जाए, उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाए, तो वो आपको बता देगा कि आई एम गोइंग टू ओपन, वो खुलने वाला है और बेबी प्री टर्म डिलीवरी को फेस करेगा, विच इज़ अ वेरी ग्रेव कंडीशन फॉर द बेबी।
कॉन्स्टिपेशन, इन चीज़ों से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। इसी तरह देखा जाए तो कुछ एक दो चीज़ें हो रही हैं, जैसे हाउस वायलेंस, ट्रॉमा, रोड साइड एक्सीडेंट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ऐसी भी कुछ मुतफरिक चीज़ें हैं जो किसी ना किसी सूरत प्री टर्म डिलीवरी को कॉज कर सकती हैं, उसकी वजह बन सकती है। तो हिस्ट्री में हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम इन्हीं 5 चीज़ों का एक सीक्वेंस अपने माइंड में रखें और उसी के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस करें, तो आई थिंक ऑलमोस्ट हर चीज़ को हम विद इन टाइम लिमिट हम उसको अप्रोच कर सकते हैं और उसको पकड़ सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो फिर यह है कि आपने इन्वेस्टिगेशन करानी है, उसके साथ उसके लिए जमला मतलब साहब बैठे हुए तशरीफ रखते हैं, तो आप इनसे ब्लड शुगर असेस करवाएं, लिपिड प्रोफाइल्स वगैरह, उसके हाइपरटेंशन से रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, ये वो व्हाटएवर, देयर सो मेनी थिंग्स टू वॉच करवाएं। अच्छा, उसके बाद ये है कि फिर हमने ये देखना है कि थोड़ा बहुत अल्ट्रासाउंड की अगर देखें तो उसकी बहुत ही सिग्निफिकेंस है। सीरियल में एंटीनेटल केयर को तो कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एंटीनेटल में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अक्सर निगलेक्ट हो जाती हैं। सारा कुछ भी हम कर रहे हैं, वेट, टेम्परेचर, ऑल दैट, दिस एंड दैट, हिस्ट्री, एवरीथिंग, इन्वेस्टिगेशन, फिर भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो एंटीनेटल केयर में अक्सर निगलेक्ट हो रही है। उसमें एक तो ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन है, वो अक्सर निगलेक्ट हो रहा है। इसके अलावा उसमें अपेंडिसाइटिस का 1% रिस्क होता है, उसको भी ज़रूर देखना चाहिए। वो रेयर कॉज है जो कि प्रीमेच्योर डिलीवरी कर सकते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखें और हम ये इस नतीजे पे पहुंच जाएं कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे ये प्री टर्म ही डिलीवर होना है, तो हमें हमारे पास उसके मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या हैं, अगर हम अपने पेशेंट को क्या ऑफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑलवेज ट्रीट द कॉज। You have taken the history, you have done a detailed examination, patient is coming for regular antenatal visits and you know all about her. ऐसी सूरत में फिर आपने सबसे पहले तो कॉज को ट्रीट करना है। कॉज में भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, यूटीआई, फीवर, कॉन्स्टिपेशन, व्हाटएवर, क्रॉनिक कफ एटसेट्रा। तो वो जो भी है आप उसको कॉज को ट्रीट करें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंडली आपके पास प्रोजेस्टेरॉन की ऑप्शन मौजूद है, जो कि नेचर ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट जो है मैं समझती हूँ दिया है, क्योंकि वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से निकाल देता है। वो यूट्रस इतना हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं रहता, और इसके अलावा वो जो डिसिडुआ के साथ प्लेसेंटा की अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को भी काफ़ी हद तक वो इंश्योर कर रहा है। तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन। यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस एंड इफ नॉट इंजेक्शन यू कैन गो फॉर द पैजरीज, दे आर क्वाइट कंफर्टेबली एडमिनिस्टर्ड। अच्छा, उसके अलावा अगर फीटस वायबल एज में है और किसी भी स्टेज पे वो मतलब कि बाहर आ ही सकता है, तो फिर आप उसको स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाएं ताकि माजिद भाई को ट्रीट करने में आसानी हो। जब तक वो उनके पास पहुंचे तो उसको स्टीरॉयड लगे हो, उसका सर्फेक्टेंट बेहतर कंडीशन में। और इसके अलावा पेन किलर्स हैं, थोड़ी जो डिफरेंट किस्म की कंडीशन है वो है, कुछ जनरल मैनेजमेंट है जैसे रेस्ट है, डाइट है और ऑल दीज थिंग्स। सो दीज आर, और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के लिए आप श्रॉडगर्स लगा सकते हैं, मैकडोनल्ड्स लगा सकते हैं, और एक आजकल नई ऑप्शन मार्केट में है वो जो सिलिकॉन का उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जरा एक्सपेंसिव है लेकिन वो काम करता है। तो दिस मच इज अबाउट फॉर अस टू डील विद। अच्छा, हमने पूरी कोशिश कर लिया कि प्री टर्म ना वो नर्सरी में ना जाए, बट इफ स्टिल द चाइल्ड गोज, then Dr. Majid is there and he is coming and he is going to explain the management of the preterm.